कोहरा कहानी, रचनाकार कमलेश्वर जी। पियरे की बात मुझे बार बार याद आ रही थी। पैसे से उजाला नहीं होता, अगर होता तो हमारा देश सूरज को खरीद लेता, लेकिन तुम सूरज नहीं खरीद सकते। उस वक्त हम एक छोटी सी घाटी में खड़े थे, रीत भी साथ थी। तभी उस घाटी में एकाएक सूरज ऐसे निकला जैसे किसी ने आसमान से तेज रोशनी जलाकर हमें देखा हो। फिर वह रोशनी 1 मिनट में ही धीरे धीरे बुझने लगी थी। मौसम फिर धुंधला और उदास हो गया था। रीत ने बड़ी कोमलता से पियरे को देखते हुए पूछा था, तुम अपने ही देश से इतने नाराज क्यों हो? हर नौजवान अपने देश से नाराज है, पियरे ने तीखा सा जवाब दिया। तो रीत उसी तरह चुप हो गई जैसे हिंदुस्तानी लड़कियां लगभग चुप हो जाती हैं। प्रश्न उसी तरह से आधे अधूरे लटके रह जाते हैं। हवा तीखी थी, खुली घाटी में उस तीखी हवा को सहना अब मुश्किल हो रहा था। रीत के खुले बाल उड़ रहे थे, उनसे हल्की हल्की गर्माहट और महक की छोटी छोटी लहरें आती और सरद हवा की बड़ी लहरों में खो जाती। चारों तरफ कोहरा गिरने लगा था। हमें पतझड़ से भरे जंगलों में से होते हुए वापस लौटना था। आखिर खुली घाटी में कोई कब तक रुक सकता है? कुछ ऐसी ही बात पियरे ने भी कही थी जो मेरे अवचेतन में ठहरी हुई थी। रीत के पास से कभी कभी ओस भीगी घास की गंध फूटती थी, कभी पतझड़ के सूखे पत्तों की कोसी कोसी महक। मुझे लगता था कि उसकी इस गंध का कुछ हिस्सा मेरा भी था। पर वह बात वहीं रुकी थी। महाबलेश्वर की उस चट्टान पर जहां खड़े होकर दोनों ने सूर्यास्त देखा था, कोयना घाटी में पूरे दिन घूमकर और थक कर हम दोनों लौटे थे। बात तो कुछ भी नहीं थी, उसी से रीत ने समझ लिया था और बिना किसी बहाने के बता दिया था। तब बिल्कुल एक हिंदुस्तानी की तरह प्रकृति और उसके मोहक मिथक को रोमानी विश्वास में बांधते हुए उसने कहा था, मुझे लगता है कि किसी चट्टान पर खड़े होकर जो कुछ कहा जाता है उसका कुछ अर्थ होता है। मैं समझा नहीं, यही कि मैं तुम्हें कोई वचन नहीं दे सकती। मैंने तो कोई वचन नहीं मांगा, मैंने उसे आश्चर्य से देखा था। मांगा तो नहीं, पर तुम्हारा मन मांगने के लिए तैयार है। तो अच्छा है ना कि मैंने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। देखो डी, जब मैं भारत चली थी तो लुजान में पियरे ने कहा था मेरा इंतजार करना। मैं उसका इंतजार करने के लिए मजबूर हूं, क्योंकि मैंने उससे कहा था अच्छा। और तब से मुझे मालूम है कि रीत और मेरे बीच कुछ भी घटित नहीं हुआ था और वह किसी का इंतजार करती रही और मेरे किसी का। महाबलेश्वर की कोयना घाटी में हम दोनों फिर आदिवासियों के बीच काम करने लौट गए थे। जीप में बैठे बैठे रीत ने कहा था, पता है ऑस्कर वाइल्ड ने क्या लिखा है? किस संबंध में? उसी के बारे में जिसके बारे में तुम सोच रहे थे। मैं फिर आश्चर्य में पड़ गया। रीत हमेशा मन की बातों को रहस्यमय बना देती थी। वह खुद ही बोली, यही लिखा है कि शादी वह रोमांस है जिसमें कोई एक मुख्य पात्र पहले ही अध्याय में मर जाता है। मैं रीत के मन में उठ रहे जवार भाटे को पहचान रहा था। हालांकि हमारे बीच इस तरह की बातों के लिए कोई बहुत गहरी इच्छा या आकांक्षा नहीं थी, पर दोस्तों की तरह हम ये बातें भी कर सकते थे। एक बात है ना, क्या? यही कि एक दूसरे को चाहने से ज्यादा उन चीजों और बातों की जरूरत होती है जिन्हें दोनों मिलकर चाह सकें, या कुछ बातों और हालातों से एक सी नफरत कर सकें। मैंने बात का रुख बदल दिया था। यह तुम्हारी सोच नहीं है। तुम मुझे कितना जानती हो? तुम्हें ज्यादा नहीं, पर तुमसे ज्यादा भारत को जान सकी हूं। उसी के कुछ दिनों बाद मैं कोयना से लौट आया था। रीत का कुछ काम बाकी था, वह 3 महीने बाद लौटी। मुंबई में मिली। उसने पियरे से फोन पर बात की और चौथे दिन अपने देश स्विट्जरलैंड लौट गई। ये तो आकस्मिक ही था कि लुजान के जिस कम्यून में मुझे ठहरना था, रीत और पियरे भी उसी कम्यून में रह रहे थे। हम विश्वास ही नहीं कर सके थे कि हम इस तरह एक दूसरे को कभी याद किए बिना यूं मिल जाएंगे। ये तो मुझे मालूम था कि रीत लुजान में रहती है, उसका पता भी मेरे पास था, पर नए वर्ष का एक कार्ड उस पते से लौट आया था। बस मेरे और रीत के बीच का ही वही अंतिम एहसास था।
मैंने तो फिर भी कार्ड भेजा था। रीत ने अपने देश पहुंचकर एक लाइन का पत्र तक नहीं लिखा था। मन में न कोई नाराजगी थी न उदासी, पर इस तरह एक घटना के रूप में मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। ये तो कभी सोचा ही नहीं था। इतना नाटकीय था ये मिलना कि हम अवाक से रह गए। फिर रीत ने पियरे से मेरा परिचय करवाया था। मुझे अच्छा ये भी लगा था कि रीत अब पियरे के साथ थी, यानी महाबलेश्वर की उस चट्टान पर खड़ी रीत ने जो कुछ कहा था उसमें सचमुच कुछ अर्थ था। शादी उन्होंने अभी नहीं की थी, पर वे इस कम्यून के 2 सदस्यों की तरह अलग अलग कमरों में रह रहे थे। साथ होने का ये नितांत निसंग सुख था। रीत मुझे चाय पिलाने अपने कमरे में ले गई थी। बाहर शुरू सर्दी की पैनी हवा चल रही थी। खिड़की से दिखाई देती पहाड़ियां कोहरे में डूबी हुई थी। लगता था वे सफेद मफलर लपेटे थी। ये कितना अजीब है, क्या इस तरह मिलना, कहते हुए रीत मेंथल की चाय बनाती रही। हाँ कहकर मैं दीवार पर चिपके एक पोस्टर को देखता रहा। वह एक व्यंग्य पोस्टर था। तमाम भेड़ें सिर झुकाए एक साथ चली जा रही थी, झुंड की झुंड। हम सेठों के सेठ हैं, चाय रखते हुए रीत बोली। मतलब? यानी हम स्विट्जरलैंड वाले, हम सेठ मुल्कों का पैसा अपने यहाँ रखते हैं, हम पैसे से पैसा उगाते हैं, और गरीब मुल्कों को तुम्हारा देश हथियार के स्पेयर पार्ट्स बेचता है ताकि गरीब देशों में उन्नति ना हो। ये पियरे की आवाज थी। वह दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आ गया था। रीत ने चाय 3 हिस्सों में बांट दी। हम चाय पीने लगे। ये व्यंग्य पोस्टर क्या है? ये स्विस मजदूरों की विफल हड़ताल पर एक टिप्पणी है। सारी भेड़ें सिर झुकाए वापस लौट रही हैं। ये लिखा क्या है? रेतो अला नार्मेल, यानी सब सामान्य हो गया है, रीत ने अंग्रेजी में बताया। चाय के घूंट से उसके होंठ भीग कर बड़े मोहक हो गए थे, पर इस भारतीय मन में यही बात बार बार उठती थी, ये मेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए नहीं। अनासक्ति का भारतीय महामंत्र। हम दवाएं बनाते हैं, ये पियरे का स्वर था। पूरी दुनिया को दवाएं देते हैं, पर हमारे पास अपने रोगों की दवा नहीं है। रीत ने बड़ी कातर दृष्टि से पियरे को देखा था। डी, हर वक्त अपने देश से नाराज रहना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और ये डी सुनकर मेरे मन में कुछ झनकार सी उठी थी। शायद रीत भूल गई थी उसने भारत में कई बार इसी डी से मुझे पुकारा था, लेकिन पियरे ने रीत की बात की ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया था। वह बोला था, हमारे देश की दवाई कंपनियों में सभी पड़ोसी देशों के मजदूर रोजाना आते हैं और शाम को इंटरनेशनल ट्रेनों से अपने अपने देशों को लौट जाते हैं। दूसरी सुबह फिर आते हैं, फिर लौट जाते हैं, फिर आते हैं। इसी में दिन पर दिन बीतते जाते हैं। आजकल थोड़ी क्राइसिस है। युगोस्लाविया देश ही दुनिया के नक्शे से मिट गया। सोवियत यूनियन की तरह अब युगोस्लाव मजदूर नहीं आते। वे दवाएं बनाने की जगह हाथों में गिन लिए अपने ही साइबेरियन या क्रोशियन या बोस्नियन लोगों को मार रहे हैं। ये अच्छा है क्या? अच्छा हो या ना हो, हम हत्याओं का विरोध तब करते हैं जब उनका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। नहीं तो हम खुद हत्याओं के लिए हथियारों का सौदा करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। डी, तुम बहुत नाराज हो, कहते हुए रीत ने उसके बालों को लहरा दिया। चलो इन्हें घुमा लाएं। पियरे ने चाय के प्याले उठाते हुए प्रस्ताव रखा था, और हम तीनों लेमान के तट से होते हुए चिनार के दरख्तों के झड़ते पीले और लाल पत्तों के कालीन पर से गुजरकर इस खूबसूरत छोटी सी घाटी में आ गए थे। पठार पर बसा है लुजान। पठार भी समतल नहीं, ऊंचा नीचा। पियरे का मन लगता था कि कभी कभी एकदम उचट जाता था। वह बातें करते करते अपने भीतर समा जाता था। बहुत खूबसूरत आदमी था पियरे, पर उसके भीतर क्या चटका हुआ था ये मुझे तब तक नहीं पता था। मन में जरा सी देर के लिए ये भी आया कि पियरे कहीं मुझसे ही तो खिंचा हुआ नहीं था। रीत ने उसे कुछ बताया होगा उन थोड़े से भारतीय दिनों के बारे में, तो कहीं उसके मन में मैं तो नहीं खटक रहा था। यूं बताने के लिए था भी क्या, वह तो एक नाटक भर था जो हमने खुद लिखा और खुद ही खेला था, पर जिसके पात्रों को हमने जिया नहीं था। यूं भी रीत और पियरे के सघन संबंधों में कोई वर्जना या हिचक भी दिखाई नहीं दी थी। धीरे धीरे हम पठार और उस घाटी में उतर आए थे। पियरे रीत का हाथ थामे हुए था। नीचे उतरते हुए रीत ने पियरे से पूछा था, अब तुम्हारा मन क्या कहता है? मैं संदर्भ नहीं समझ पाया। वह बात मेरे लिए थी भी नहीं।
पियरे ने उसे ही उत्तर दिया, सुबह तक सोचूंगा। तुम अपनी आत्मा को इतना मत झकझोरो। मुझे लगा कि ये उसकी व्यक्तिगत बात थी, पर पियरे के उत्तर ने मेरे कयाम को तोड़ दिया। वह तल्खी से बोला, इन लोगों ने किसी की आत्मा को छोड़ा है क्या? आत्मा है कहाँ? रीत फिर हिंदुस्तानी लड़की की तरह चुप हो गई थी और हम रास्ते भर लगभग चुपचाप चलते हुए कम्यून में लौट आए थे। शाम हो रही थी। खाने का बड़ा कमरा, वहीं सूचना वाला बड़ा बोर्ड लगा था। पता चला कि एक साथ खाने के लिए सब यहीं जमा होते थे, पर कुछ एक उस बोर्ड पर अपनी अनुपस्थिति का संदेश लिखकर चले गए थे। मुझे भी दस्तक देकर बुला लिया गया था। बड़े कमरे में ग्रीक गायक थियोडोराकिस और मैक्सिकन गायिका जॉन बाएज के बड़े बड़े चित्र लगे हुए थे। वही अमेरिकन और मैक्सिकन गायिका जॉन बाएज जो निग्रो लोगों की आज़ादी के लिए गाती रही है। थियोडोराकिस को तो ग्रीस से देश निकाला मिला हुआ था। हाँ, क्योंकि ये ग्रीस के फौजी शासन से आज़ादी मांगता, गाता था और आज़ादी मांगता था। ये आवाज़ पियरे की थी। पता नहीं उसने मेरे मन का सवाल कैसे जान लिया था। उसने जैसे छाया को पकड़ लिया था। यही तो रीत की भी खूबी है, वह भी मन की छायाओं को पकड़ लेती है। मेज पर पड़ी काही रंग की बोतलों में अल्जीरिया की तबुरका वाइन रखी थी। रीत ने मिट्टी के प्यालों में थोड़ी थोड़ी वाइन हमें दी। हम 4 ही थे, मैं, रीत, पियरे और माइकल। किसी और का इंतजार शायद नहीं था। रीत ने बताया कि मरियाने जिनीवा चली गई थी अपनी किताब की प्रूफ देखने, नहीं तो वह होती। डेनिश जॉर्ज पॉप म्यूजिक कंसर्ट के लिए यूथ सेंटर चला गया था। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तब तक रीत ने मिट्टी के बड़े प्याले में उबले आड़ुओं के कतरों पर सफेद रम डालकर मोमबत्ती से उसे जला दिया था। आड़ुओं से निकलती लौ से कमरे में हल्का हल्का नीला उजाला सा भर गया था। उजाले में मैंने वह पोस्टर देखा, एक बच्चा मुंह चिढ़ाता और बड़ी शान से जिप खोले सूसू कर रहा था। ये ठीक कर रहा है ना? फिर पियरे ने मेरे मन की छाया को पकड़ लिया था। कोहराम मचा दिया। मैं कुछ समझ नहीं पाया। रीत ने मोमबत्तियां बुझा दी। फिर रीत, पियरे और माइकल कांच की खिड़कियों के पार देखने की कोशिश करने लगे। तुम्हें कब जाना था? माइकल ने कुछ घबराए स्वर में पियरे से पूछा था। कहीं वे नहीं? मुझे कल सुबह सुबह रिपोर्ट करना है, पियरे ने उसे उत्तर दिया था। ओ क्राइस्ट, तब ठीक है। माइकल ने राहत की सांस ली। सायरन की कोहराम मचाती आवाजें अब दूर चली गई थी। रीत ने 3 मोमबत्तियां फिर जला दी थी। आड़ू के प्याले की लपटें शांत हो चुकी थी। किसी को रिपोर्ट करना होगा, वे उसे पकड़ने निकले हैं। बड़ी गहरी सांस लेकर पियरे बोला था और मेरे मन की छाया के सवाल को फौरन समझकर उसने मुझे बताया था। कल मुझे कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करना है। नहीं करूंगा तो ये सायरन यहां भी आएंगे। आत्मा की बात करूंगा तो पहले मेरा ट्रायल होगा, फिर सजा। देखता हूं, कल सुबह तक पता चलेगा कि मेरे पास कोई आत्मा है या नहीं। रीत अब बहुत उदास थी। वह पियरे के पास आकर बैठ गई थी। माइकल ने थियोडोराकिस का गीत लगा दिया था। मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरे साथ हमेशा मेरा अकेलापन रहता है। सोता हूँ तो साथ सोता है, जागता हूँ तो साथ जागता है, मैं अकेला कहाँ हूँ। रीत ने चम्मच से आड़ू काटा और जली हुई रम भरकर पियरे के मुंह में लगा दी। पियरे ने बड़े प्यार से उसे देखा और आड़ू खाते हुए उसके सुनहरे बाल सहलाता रहा। रीत ने कई चम्मच उसे खिलाए। वह उसके गालों, गर्दन और उलझे बालों में हाथ फेरती रही। मोमबत्तियां करीब करीब जल चुकी थी। सार्डिन मछलियों वाला पिज्जा, सिरके में भीगे खीरे और उबले हुए आड़ू खाकर पेट भर गया था। मैं मिट्टी का प्याला उठाकर देखने लगा तो पियरे ही बोला था, ये तेजे कम्युनिटी के बने हैं। अब कुछ लोग मिट्टी को पहचानने लगे हैं, पर ज्यादातर लोग आदमी और उसकी आत्मा को नहीं पहचानते। मैं तो तुम्हें पहचानती हूँ, रीत ने बड़ी कोमलता से कहा तो पियरे की आंखों में जैसे धुआं सा उमड़ आया। उसने रीत के सुनहरे बाल सहलाए और उसके होठों के बिल्कुल पास अपने होठ रख दिए। तभी एक मोमबत्ती तेज लो देकर बुझ गई। मोमबत्तियां बुझने लगी। अब उठें, पियरे ने कहा और वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। हम भी उठकर अपने अपने कमरों में चले आए। कमरे में कांच की दीवार पर तेज सर्दीली हवा टकरा रही थी और पियरे के कमरे से थियोडोराकिस की ग्रीक आवाज में फ्रेंच के वही शब्द फिर तैरते हुए आ रहे थे। मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरे साथ हमेशा मेरा अकेलापन रहता है। कई बार मेरी नींद टूटी,
कांच की दीवार पर पड़ते सर्द हवा के थपेड़े और उनकी चक्रवात जैसी आवाज ने कई बार मुझे जगा दिया था। जब भी जागा तो पियरे के कमरे से आती उस गीत की आवाज भी कई बार सुनाई दी। सुबह के करीब जब आंख लगी तब पियरे का कमरा खामोश था। मैं देर से उठा। माइकल ने दस्तक देकर उठाया था। हवा अब नहीं थी, पर बाहर घना कोहरा भरा हुआ था। रीत ने प्यालों में चाय डाली। हम 3 ही थे। मैंने सोचा पियरे का इंतजार कर लूं। पियरे कहाँ है? इंतजार कर लें? रीत ने चाय का घूंट लेते हुए, तुम चाय पियो, वह वहाँ है। कहाँ? मैंने पूछा तो माइकल ने सूचना वाले बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। वहाँ। बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिखा था, गुड बाय।